कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है सूरमा वही जग में जो अपनी राह बनाता है। ऐसे ही अपनी राह बनाने वाले एक महान सूरवीर, महान नेता, महान व्यक्तित्व के धनी, भारत के गौरव सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। आज उनकी जयंती है। हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम उनके त्याग, पराक्रम को न केवल जानें बल्कि उसका अनुसरण भी करें। उनका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता की जो राह चुनी, वो चुनने की उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन देश प्रेम का अदम्य साहस, भारत माता से अदम्य प्रेम ने उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े घराने में वो जन्मे थे। पिताजी उनके प्रसिद्ध वकील थे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। पिताजी उन्हें उस समय की सर्वोच्च पद पर आसीन कराना चाहते थे और वो सर्वोच्च पद था आईसीएस का। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उन्हें पढ़ने भेज दिया। 1919 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी और प्रतिभा के धनी बोस चौथा स्थान हासिल किया। प्रतिभा को परतंत्रता की बेड़ी भी नहीं रोक पाई। लेकिन वो आनंद उन्हें उस सफलता में नहीं मिला जो उस उम्र के युवा को मिलना चाहिए। बधाइयों का तांता लग गया। असीम पावर हुआ करता था आईसीएस के अधिकारी को। बधाइयां और सफलता किसे अच्छी नहीं लगती। भाई का पत्र गया कि सब लोग बहुत खुश हैं तुम्हारी इस सफलता से। लेकिन जवाब में सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा कि बधाइयों का तांता तो लगा है, लेकिन मेरी अंतरात्मा उन अंग्रेजों के गुलामी करने की इजाजत नहीं देती जिन्होंने भारत देश पर अनधिकार कब्जा जमाया हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत दिनों तक यह नौकरी कर पाऊंगा। भाई का फिर से जवाब आया और स्वतंत्रता की तरफ उनके रुख की जानकारी अंग्रेजों को भी हो गई। भाई का जवाब आया कि तुम्हारे इस पत्र ने पिताजी को दुखी कर दिया है। पिताजी चिंतित भी हैं कि कहीं तुम्हें अंग्रेज गिरफ्तार न कर ले। यह पत्र उनके मित्र को पढ़ने को मिला। मित्र ने कहा कि एक बार फिर से पुनर्विचार कर लो, पिताजी की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा मैंने पुनर्विचार कर लिया है। मैं किसी स्थिति में अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता और परिवार की नाराजगी से भारत मां की स्वतंत्रता का मूल्य ज्यादा बड़ा है। निजी जीवन देश से बड़ा होता है। देश के लिए मिटना पड़ता है। आजादी मिलती नहीं है, आजादी छीनना पड़ता है। और इस भारत को आजाद कराने के लिए मुझे कितनी भी मुसीबतें झेलनी पड़े, भूखा रहना पड़े, अपना खून बहाना पड़े, वो भी मैं बहाऊंगा, क्योंकि बिना खून बहाए आजादी मिलना संभव नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारों से स्तब्ध रह गया वो मित्र। उसने कहा धन हो तुम और धन है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का फैसला कर लिया है। आईसीएस कोई साधारण पद नहीं था, असीम पावर थी। आज का आईएएस कुछ नहीं लगता था उसके सामने। और वही हुआ। 1921 में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी
और तब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा था। चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए और विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हुए गांधी जी के प्रभाव से वो भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आईसीएस की नौकरी छोड़ी थी और स्वतंत्रता में आए थे। अंग्रेजों को यह नागवार गुजरा। अंग्रेजों ने उन्हें बंद करने का, जेल भेजने का कोई मौका नहीं छोड़ा। 11 बार वो जेल गए, लेकिन उनका साहस नहीं टूटा। भारत को आजाद कराने का उनका सपना अभी भी ज्यादा स्फूर्ति से काम कर रहा था। कांग्रेस में उनकी प्रतिभा के कारण उनका कद लगातार बढ़ रहा था। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1939 में फिर से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। गांधी जो बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे, उन्होंने अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को घोषित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनके विरोध में खड़े हो गए और आशा के विपरीत सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए। कांग्रेस में सन्नाटा छा गया। गांधी जी हाशिए पे जाने लगे। लेकिन जब सुभाष जी ने देखा कि कांग्रेस पार्टी निष्क्रिय हुई जा रही है और इससे देश की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी और आंदोलन की योजना बनाने लगे। तब अंग्रेजों ने 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1939 में दूसरी तरफ एक घटना और हुई। वो घटना यह थी कि जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। उसके 2 दिन बाद पोलैंड की तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के ऊपर आक्रमण कर दिए। तब जर्मनी की तरफ से जापान और इटली आ गए और ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से बाद में अमेरिका और सोवियत संघ आ गए और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस भी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमारी मदद करे। कांग्रेस ने कहा कि यदि आप हमें स्वतंत्र करो तब हम कुछ विचार कर सकते। और फाइनली भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से, यानी मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। 2.5 लाख सैनिक भारत के थे और वो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी सेना थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को लगता था कि हमें युद्ध खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें यदि आजाद होना है तो यही सबसे अच्छा समय है जब हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं और भारत को स्वतंत्र करा लें। लेकिन वो तो गिरफ्तार कर लिए गए थे। जब वो बंद ही थे तो 1941 में एक करिश्मा हुआ। कहते हैं ना, इंसान बांधे जाते हैं, तूफान कहां बांधे जाते हैं? बांधी जाती है काया, इरादे कहां बांधे जाते हैं? मजबूत इरादों के धनी थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए अंग्रेजों की बेड़ियां उन्हें बांध नहीं पाई और 1941 में वो अंग्रेजों को चकमा देकर पठान का वेश धारण करके भारत से फरार हो गए और घूमते घामते जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी का उस समय तानाशाह हिटलर हुआ करता था, जिससे मिलने के लिए अच्छे अच्छे लोग तरसते थे। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को ऐसे ही नहीं दी गई थी। 2 तरह के नेता होते हैं, एक वो जो संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पाने के कारण नेता बन जाते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की यह कैटेगरी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस अपनी व्यक्तित्व के कारण नेता बने,
और उपाधि नेताजी की उन्हें जर्मनी में ही दी गई। अद्भुत प्रतिभा थी। हिटलर ने उन्हें मिलने का समय दिया और समय भर नहीं दिया। हिटलर ने से उन्होंने शर्तें रखी। दरअसल जब मित्र राष्ट्रों की तरफ से भारत के हिंदुस्तानी सैनिक लड़ रहे थे तो वो सैनिक पकड़े भी जा रहे थे और उनकी बड़ी संख्या जर्मनी और जापान में बंदियों की थी, बंदी सैनिकों की। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि ये जितने बंदी सैनिक हैं भारत के, इन्हें आप हमें सौंपिए, इनकी मैं सेना बनाऊंगा और इनकी सेना को लेकर मैं भी आपकी तरफ से ब्रिटेन के ऊपर हमला करूंगा और भारत देश को आजाद कराऊंगा। उन्होंने उनकी बात मान ली। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि आप भारत को स्वतंत्र घोषित करिए। जर्मनी ने यह बात नहीं मानी। लेकिन उसी के पैरेलल, ये 1941 से लेकर 43 तक की घटना मैं बता रहा हूं, उसी के पैरेलल टोक्यो में भी कुछ क्रांतिकारी सैनिक थे। उनमें से एक थे रास बिहारी बोस और दूसरे थे कैप्टन मोहन सिंह। रास बिहारी जी ने वहां के जितने असंतुष्ट सैनिक थे और बंदी थे उनको इकट्ठा किया और 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी। कैप्टन मोहन सिंह, जापान ने जब आक्रमण किया था मलाया प्रायद्वीप में, तो वहां से बहुत सारे सैनिक पकड़ के ले गए थे। वहां तब ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था। उन सैनिकों को कैप्टन मोहन सिंह ने कहा कि आप मुझे सौंपिए, जापान से कहा। तो जापान ने उन सैनिकों को सौंप दिया कैप्टन मोहन सिंह को। कैप्टन मोहन सिंह ने ही आजाद हिंद फौज की 1942 में स्थापना कर दी और 16,000 सैनिक उससे जोड़ लिए। दो संस्थाएं काम कर रही थी, एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और दूसरे आजाद हिंद फौज। हालांकि बहुत सारे लोगों को यह मालूम है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, लेकिन यह सही नहीं है। अब इन दोनों संगठनों को यह लग रहा था कि इसका विस्तार करना है, इसलिए किसी करिश्माई नेतृत्व की जरूरत है। तब तक ये दोनों सुभाष चंद्र बोस के उस नेतृत्व से परिचित हो चुके थे। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को उसका नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया। तब 1943 में वो जर्मनी से टोक्यो पहुंच गए और वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान संभाल ली। 80,000 सैनिक भर्ती कर लिए। सोच सकते हैं परतंत्र देश का एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। आपके अंदर अगर कुछ करने का साहस हो तो परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। इसी का प्रसंग रामायण में भी है। रामायण में जब रावण युद्ध करने पहुंचता है रथ में और राम पैदल रहते हैं, खड़ाऊ भी नहीं रहती पैर में, तो विभीषण कहता है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जितों वीर बलवाना। कहता है वो तो रथ में है, आपके पैर में तो खड़ाऊ भी नहीं है, फिर भी आप युद्ध कैसे लड़ेंगे। अर्थात परिस्थितियां और संसाधन आपकी सफलता में बाधक नहीं बन सकते। यही साबित किया सुभाष चंद्र बोस जी ने। परतंत्र देश का नागरिक होते हुए भी उन्होंने 80,000 की सेना खड़ी की और 1943 में सिंगापुर में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी। अपना राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया, तिरंगा। अपने उस सरकार के वो प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति बन गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने शपथ ली और शपथ में कहा कि मैं भारत की 38 करोड़ जनता की तरफ से यह शपथ लेता हूं कि जब तक भारत को आजाद नहीं करा दूंगा तब तक मैं न चैन की सांस नहीं लूंगा और जीवन के अंतिम क्षण तक भारत को स्वतंत्र कराने की मैं
का प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं उसमें सफल होऊंगा। जो उन्होंने सेना गठित की, उस सेना में महिला रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसको रानी झांसी रेजिमेंट कहा गया। उसकी हेड बनाया लक्ष्मी स्वामीनाथन को, और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया, और कहा तुम सब लोग मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उसके बाद धुरी राष्ट्रों की तरफ से, जर्मनी, जापान, इटली की तरफ से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक अकेले व्यक्ति की नेतृत्व में भी सेना ने कूच कर दिया। जो अंडमान निकोबार द्वीप वाला हिस्सा है, उस हिस्से पे आक्रमण किया जहां पर पहले ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था, और आक्रमण में उन्होंने ब्रिटेन की सेना को हरा दिया। अंडमान द्वीप का नाम उन्होंने शहीद द्वीप रखा, और निकोबार द्वीप का नाम उन्होंने स्वराज द्वीप रख दिया। और वहां पर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार की सत्ता चलने लगी। उनका अपना आजाद हिंद बैंक स्थापित हो गया, उनकी अपनी मुद्रा स्थापित हो गई। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। उसके बाद 1944 तक आते आते उन्होंने असम तक कब्जा कर लिया। असम के एक बड़े हिस्से तक उन्होंने कब्जा कर लिया, और अंग्रेज उनके इस अभियान से सख्ते में आ गए। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। दरअसल सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी ताकत जर्मनी, जापान और इटली की स्थिति पर निर्भर कर रही थी, क्योंकि उन्हें खाद और बीज, पानी वहीं से मिल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से सोवियत संघ की भी एंट्री हो गई, अमेरिका की भी एंट्री हो गई, कुछ मात्रा में चाइना की भी। इस कारण ब्रिटेन की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में मजबूत हो गई, और जर्मनी, जापान हारने की कगार पर पहुंचने लगे। इसी बीच 6 और 9 सितंबर 1945 को रही सही कसर पूरी हो गई, जब हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम गिरा दिया। जापान के बहुत सारे लोग मारे गए, और इस तरह से ब्रिटेन युद्ध में जीत गया। और जब ब्रिटेन युद्ध में जीत गया, तो नेताजी की स्थिति अपने आप ही कमजोर हो गई। लेकिन नेताजी ने वो करके दिखाया जो करना तो बहुत दूर, सोच भी नहीं सकता था सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। टोक्यो से वो जा रहे थे, विमान दुर्घटना में कहते हैं 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य यह है कि जिस सूरवीर ने भारत के लिए इतना कुछ किया, आज तक हम यह नहीं जान पाए कि वो हमारा नायक वास्तव में गया कहां। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें साजिश करके मरवाया गया, कुछ लोग कहते हैं विमान दुर्घटना में वो मरे ही नहीं। ये इतिहास के पन्नों में अभी भी यह रहस्य ही है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। खैर, उन्होंने कहा कि आजादी के लिए यदि हमें अपना खून बहाना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत मां की स्वतंत्रता हमारे रक्त की बूंदों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने ना केवल कहा बल्कि इसे साबित भी किया। उन्होंने नारा को केवल किताबों तक नहीं लिखा, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस नारे की सार्थकता भी सिद्ध की। खैर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आजाद हिंद फौज का जो अभियान था वो असफल हुआ, लेकिन नहीं। जिस समय भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्लीमेंट एटली।
और अगर आपको इतिहास पता हो तो भारत में 1946 में संविधान सभा का गठन तो हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता भी इतनी जल्दी मिलनी नहीं थी। फिर अचानक से स्वतंत्रता इतनी जल्दी मिल कैसे गई, यह बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। क्लीमेंट एटली जब अपने पद से हट गए तब वो भारत दौरे पे आए थे और वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हाउस में रुके थे। उस समय वहां जस्टिस हुआ करते थे चक्रवर्ती साहब, और वही इंचार्ज गवर्नर भी हुआ करते थे। जनरल बक्सी की एक 1982 में किताब आई है, द इंडियन सैमुराई, उसमें यह प्रसंग है। उसमें उनने पूछा कि ब्रिटेन ने अचानक भारत को स्वतंत्र करने का फैसला क्यों ले लिया, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम सांसें गिन रहा था, उसका प्रभाव समाप्त हो गया था। फिर अचानक से ब्रिटेन ने अपने हाथ पीछे कैसे खींच लिए। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इटली साहब ने क्या जवाब दिया। इटली ने कहा, इसके पीछे सुभाष चंद्र बोस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुभाष चंद्र बोस के उस अभियान को, उस सरकार को 9 विदेशी देशों ने मान्यता प्रदान कर दी थी, और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यह प्रमुख मुद्दा बन गया था कि कोई देश किसी देश पर अनधिकृत कब्जा नहीं करेगा, उपनिवेश नहीं बनाएगा। और यूएनओ के प्रस्तावना में भी, उद्देश्य में भी यह लिख गया था। उस बोस की जो कार्य योजना थी, उसके कारण ब्रिटेन पर बड़ा तेज दबाव बना कि वह भारत से अपने आप को हटा ले और वहां का उपनिवेश समाप्त करके उसे स्वतंत्र देश घोषित करे। और इस कारण ब्रिटेन हाशिए पे आया, बैकफुट में आया। तो सुभाष चंद्र बोस ने जिस आजाद हिंद के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था, उनकी मृत्यु होने के बाद भी वो अधूरा नहीं रहा। यह बात सही है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए उस समय देश का नेतृत्व किया जब देश की जनता जागृत नहीं हो पाई थी। उनका प्रमुख योगदान यह था कि उन्होंने जनता में स्वतंत्रता की अलख जगाई, जागृत किया कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन इस स्वतंत्रता को दिलाने में बहुत सारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, और उनमें जिस शान के साथ सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिया जाना चाहिए, इतिहास की किताबों में उस शान से उनका नाम लिया नहीं गया। जिसने इस राष्ट्र को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व दांव में लगा दिया, अपने पिताजी की भावनाओं का ख्याल नहीं किया। आज यदि कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसकी मजबूरी है, भी होती है कई बार, कि उसे एक रोजगार की तलाश होती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए रोजगार नहीं चाहिए था। परतंत्र भारत में भी वो आजादी की लड़ाई में ना शामिल होते हुए भी आईसीएस जैसा महत्वपूर्ण पद पा चुके थे। वो चाहते तो शान के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, चाहते तो अपने अधिकारों का उपयोग करके भारतीयों पर अपना चाबुक चला सकते थे, लेकिन नहीं, हर भारतीय उनको अपना लगा। भारत मां की चिंता उन्होंने अपने माता और पिता से ज्यादा की, और इसीलिए इस राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ दांव में लगा दिया। उन्होंने कहा कि भारत मां की स्वतंत्रता के लिए हमें शहीदों की भांति मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। भारत मां की स्वतंत्रता के लिए हम में से यदि सभी को
अपना लहू बहाना पड़े तो बहाना चाहिए। जिस दिन हर भारतवासी के मन में अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना अपना लहू बहाने की भावनाएं पैदा हो जाएंगी, उस दिन इस देश को आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता। उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उनके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया, तो वो सेना, भारतीय सेना जिसके बल पर ब्रिटिश आज तक भारत पर राज करते आए थे, उस सेना ने बगावत करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें वो अपना भाई सैनिक मान रहे थे। और स्थितियां यहां तक पैदा हुई कि इंडियन नेवी में 1946 में विद्रोह पनप गया। अंग्रेजों के हाथ पांव फूलने लगे। उन्हें केवल अंग्रेज सैनिक 40,000 थे, बाकी तो पूरे भारतीय थे, जो अब अंग्रेज सैनिकों की बात मानने को तैयार नहीं थे। तब अंग्रेजों को लगने लगा कि आज तक अगर हम भारत में शासन कर पाए हैं तो वो इसलिए क्योंकि सेना हमारे साथ थी। अगर सेना ने ही हमारा साथ देना छोड़ दिया है तो फिर किसके बल पर हम शासन कर पाएंगे? और इस मजबूरी में उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का फैसला किया। तो यदि भारत स्वतंत्र हुआ है तो उसमें आजाद हिंद फौज, उनके सैनिकों और महान देशभक्त, महान नेतृत्व के धनी सुभाष चंद्र जी बोस का योगदान ना कभी भुलाया जा सकता है और ना कभी भुलाया जाना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अगर स्वीकार किया है कि नेताजी का उसमें सबसे बड़ा योगदान है, तो वो कोरी कल्पना नहीं थी, कोरी बयानबाजी नहीं थी, सत्यता थी उसमें। हाँ, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि आज तक इतिहास में उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो अब आगे ना हो पाए। आज उनकी जयंती है, आज से हम यह अभियान शुरू करते हैं और सुभाष चंद्र बोस के कृत्यों को सबके सामने लाते हैं, ताकि उनके परिवार को और युवाओं को उनसे एक नई प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।